Hello students, my name is Kumar, Assistant Professor in Chemistry at Government PG College Kota। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं बच्चों हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो यूनिट है हमारी थर्मोडाइनमिक्स उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेज हो चुकी हैं, आज हमारी 4th क्लास है। पिछली क्लास में हमने बेटा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराता हूँ उसका कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। उत्क्रमणीय प्रक्रम वे प्रक्रम जिनमें प्रेरक बल का मान विरोधी बल से अनंत सूक्ष्म थोड़ा मतलब बहुत कम हम बढ़ा दें तो प्रक्रम क्या है, अग्र दिशा में संपन्न होता है। यदि विरोधी बल का मान प्रेरक बल से अनंत सूक्ष्म अधिक कर दें तो प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। इन प्रक्रमों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। अब इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ये अनंत सूक्ष्म गति से संपन्न होते हैं। इन प्रक्रमों में पदों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन प्रक्रमों में अधिकतम कार्य प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है इन प्रक्रमों से, और प्रक्रम के प्रत्येक पद में जो है निकाय और परिवेश परस्पर साम्य में रहते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, निकाय और परिवेश यानी कि जो सिस्टम है एंड सराउंडिंग है वो दोनों किस में रहते हैं, वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्योंकि हम क्या बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं बेटा अनंत सूक्ष्म बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ को। जो परिभाषा थी ना कि प्रेरक बल और विरोधी बल में अनंत सूक्ष्म अंतर को ही कर पा रहे हैं। इन प्रक्रमों के संपन्न होने में निकाय एवं परिवेश में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आता है। अब इसी प्रकार से हम बेटा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं। वे प्रक्रम जिनमें प्रेरक बल का मान विरोधी बल से अधिक होने पर प्रक्रम दी गई दिशा में संपन्न हो जाता है। किसमें दिशा में संपन्न होता है, दी गई दिशा में। और एवं यदि विरोधी बल का मान प्रेरक बल से अधिक कर दिया जाए तो प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है, और इसी प्रकार इन्हें क्या कहते हैं, हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। अब बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा कि जल का उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। जब तक हम इस पर मैकेनिकल वर्क नहीं करेंगे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जब अगर हमें पानी पहुंचाना है तो यहाँ से ऊपर की ओर भेजना पानी, वो मैकेनिकल वर्क पे ही डिपेंड करेगा। जल ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होना, ये भी उसी का एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। जैसे कि हमने बताया था बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर थोड़ा सा भी हम गर्म करेंगे तो CO2 वहाँ से निकल जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमने ये इसको सीखा था बेटा गैस के उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रसार से सीखा था कि हमने पिस्टन जो गैस द्वारा एक गैस का कंटेनर लिया था, गैस के कंटेनर पर बेटा हमने पिस्टन लगा दिया था जो भारहीन घर्षणहीन था। अब प्रारंभिक अवस्था में क्या था कि गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला दाब जो है वो पिस्टन द्वारा गैस पर लगने वाले दाब के बराबर था। तो ये तो Pi=P हो गया था। फिर हमने उत्क्रमणीय प्रसार में क्या किया था बेटा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया था, यानी कि जो पिस्टन द्वारा गैस पर लगने वाला प्रेशर है उसको dP कम कर दिया था। dP यानी कि थोड़ा सा, तो Pi उससे ज़्यादा हो गया था, पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर जाने लग गया। ये उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। अब यदि हमने अनुत्क्रमणीय प्रसार में हम आते हैं कि जो गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला दाब है ना वो बहुत अधिक हो गया था, यानी कि पिस्टन द्वारा गैस पर लगने वाला दाब बहुत कम हो गया था, और यही क्या कहलाता बेटा, यही कहलाता हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब आज हम बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा ऊष्मागतिक साम्य। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, आज की क्लास में बेटा हम ऊष्मागतिक साम्य को पढ़ने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन एटसेट्रा डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, है ना। यदि किसी निकाय के विभिन्न चरों जैसे ताप, रासायनिक संगठन, प्रेशर, वॉल्यूम आदि इत्यादि में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वह निकाय ऊष्मागतिक साम्य
में होता है जो निम्न 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है बेटा। फर्स्ट है आपका तापीय साम्य। यदि तंत्र के ताप में परिवेश के साथ परिवर्तन प्रेक्षित ना हो तो इसे निकाय का तापीय साम्य कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। A system whose temperature do not change along with temperature of the surrounding, यानी कि यदि तंत्र के ताप में समय के साथ परिवर्तन ही ना हो, इसे निकाय का तापीय साम्य कहते हैं। A system whose temperature do not change along with the temperature of surrounding, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हो गया हमारा रासायनिक साम्य। यदि किसी निकाय के रासायनिक संगठन में समय के साथ परिवर्तन प्रेक्षित ना हो, केमिकल कंपोजिशन में, ठीक है बेटा, किसमें, केमिकल कंपोजिशन में, ए सिस्टम होज केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम और रिमेन्स थ्रू आउट सेम थ्रू आउट, यानी कि किसी निकाय के रासायनिक संगठन में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो यह उस निकाय का रासायनिक साम्य कहलाता है। ठीक है बच्चों। यांत्रिक साम्य। अब यांत्रिक साम्य में क्या है, यांत्रिक साम्य, यदि किसी निकाय का एक भाग, ठीक है, दूसरे भाग पर कोई बल आरोपित ना करे, ए सिस्टम विच डू नॉट परफॉर्म एनी मैकेनिकल वर्क, ठीक है, ए सिस्टम विच डू नॉट परफॉर्म एनी मैकेनिकल वर्क, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वह या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यदि किसी निकाय का एक भाग दूसरे भाग पर कोई बल आरोपित ना करे तो वह क्या कहलाएगा, वह निकाय का साम्य यांत्रिक साम्य कहलाता है। अब ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। यह नियम निकाय के तापीय साम्य अथवा ऊष्मीय साम्य की शर्त को प्रदर्शित करता है। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में होता है बेटा इसमें। इस नियम के अनुसार यदि कोई दो अलग अलग निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में हैं, किसमें है, ऊष्मीय हीट इक्विलिब्रियम में है, तो वे दोनों निकाय भी परस्पर ऊष्मीय साम्य में होंगे। यानी कि ये आपके पास कोई वो है, ठीक है, कोई आपके पास निकाय है और ये आपने 3 पार्ट कर दिए, ए बी और सी। तो यदि ए और बी दोनों तापीय साम्य में और ए और सी दोनों तापीय साम्य में, तो बी और सी भी तापीय साम्य में होंगे। ये यहाँ पर यही दर्शा रहा है। ये जो चित्र बना रखा है, जो डायग्राम हमने बनाया है बेटा, ये इसी बात को दर्शा रहा है कि यदि निकाय के तापीय साम्य अथवा ऊष्मीय साम्य की शर्त को ये प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई दो अलग अलग निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में हो तो वे निकाय भी परस्पर ऊष्मीय साम्य में होंगे। ठीक है बेटा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके अपने सामने, कौन सी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, बिल्कुल ये बात ध्यान रखें। यह नियम किसका है, ऊर्जा संरक्षण का। यानी कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड but can only be transformed from one form to another. This law is also known as law of conservation of energy. यानी कि जिसके यह ऐसा नियम है ये, जिसके अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा यानी कि स्थिर रहती है। अब हमने बेटा H2O को एक एग्जांपल ले लिया। H2O को हमने 286.2 किलो जूल हमने एनर्जी दे दी, तो ये H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो गया। अब H2 प्लस हाफ O2 से वापस अगर हम दोनों को जोड़ें, वहाँ तो वो किया, उनको तोड़ा और यहाँ पर हमने दोनों को मिला दिया, तो H2O बनेगा ना, तो उसके साथ 286.2 किलो जूल जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। यानी कि जल के एक मोल को उसके अवयवों H2 और O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित करने के लिए 286.2 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई, ऊर्जा की आवश्यकता यानी कि ऊष्माशोषी। इसी प्रकार H2 और O2 से जल के एक मोल का निर्माण से उतनी ही एनर्जी
286.2 किलो जूल ही एनर्जी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। तो ये देखिए बेटा, यहाँ तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी और यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। H2 और O2 के दो जल जो मोल बना, H2 और O2 से जो जल का एक मोल बना, उससे क्या पता लग गया, ऊष्मा का उत्सर्जन हमें पता लग गया। अब वैधता, जब विद्युत हीटर को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तो यह ऊर्जा इसके फिलामेंट को गर्म करने में ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब आपने कोई हीटर देखा होगा, हीटर को जैसे ही हम प्लग से जोड़ते हैं तो वह बेटा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। जो उसकी स्प्रिंग्स होती है ना उसके अंतर्गत, तो वो धीरे 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 वो फिलामेंट को धीरे धीरे गर्म करने लग जाता है। और जैसे ही हम उसके पास खड़े होकर अपना हाथ ले जाते हैं तो वो वहाँ से हमें हीट का अनुभव होता है, हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। और ये क्या कहलाता है, यही यानी कि विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ऊर्जा का लॉस नहीं हुआ है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हुई है, ठीक है। ऊर्जा उतनी ही बनी हुई है। जब विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तो यह विद्युत उपकरणों में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का स्थिर होना ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का स्थिर होना, है ना, ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। अब इसका गणितीय रूप देखते हैं हम, ठीक है। अब माना कि एक निकाय अपने परिवेश से Q ऊष्मा अवशोषित करता है और निकाय द्वारा W कार्य पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में करने पर जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो डेल E है ना। माना कि एक निकाय अपने परिवेश से Q ऊष्मा उत्सर्जित करता है और निकाय द्वारा उसी ऊष्मा के अवशोषण से Q कार्य संपन्न किया जाता है। अतिरिक्त ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है तथा आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल ही है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बता रहा है, Q बराबर, यानी कि जो अवशोषित की गई ऊष्मा है वो किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आया है उसके योग के बराबर होगा। तो Q बराबर W प्लस डेल ई और Q बराबर PdV प्लस डेल V। अब हम जानते हैं बेटा, अब हम क्या जानते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी कि Q बराबर 0। रुद्धोष्म प्रक्रम में जो एनर्जी Q1 बराबर Q2 बराबर मैंने बताया था आपको कांस्टेंट था। तो W प्लस डेल ई बराबर किसके बराबर हो गया, 0 के। तो W किसके बराबर हो गया, माइनस डेल ई के ये बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। ये किसके बराबर हो गया, डेल ई के बराबर हमारे पास आ गया है। इसी तरह से अतः रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र अपनी आंतरिक ऊर्जा को व्यय करके कार्य संपन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। जिसके फलस्वरूप तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है। यानी कि बेटा अगर हम कोई भी चीज़ जैसे मोबाइल को एक आप सिस्टम मान लीजिए। अब अगर हम उस पर कोई वीडियो चलाते हैं, ठीक है, और अगर हम उस पर कोई वीडियो चलाते हैं और उसको हम किससे भी नहीं जोड़ते हैं, उससे चार्जर से नहीं कनेक्ट करते हैं, यानी कि तो वो उस वीडियो को चलाने में कौन सी उसकी एनर्जी लॉस होगी, जो उसमें एनर्जी उसकी बैटरी लॉस होगी ना, वो बैटरी लॉस मान लीजिए 75% है तो वो 60% हो जाएगी। तो वो आंतरिक ऊर्जा में कमी आ गई ना उसकी। अगर बैटरी के रूप में हम देखें तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ गई, क्योंकि हमने बाह्य स्रोत से जो एनर्जी मिलनी थी, क्यों मिलनी थी, वो हमने नहीं ली है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, रुद्धोष्म प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे आप पहुँचे, यही है चक्रीय प्रक्रम, मैंने बताया था आपको, है ना। कैसा था बेटा कि ये यहाँ से ए बी सी और डी, ये यहाँ से चले यहाँ से चले यहाँ से चले और ये वापस ए पे आ गए। तो एनर्जी जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अतः चक्रीय प्रक्रम में तंत्र के द्वारा अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य में परिवर्तित कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं बेटा समायतनिकी प्रक्रम। यहाँ पर समायतनिक आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि V बराबर कांस्टेंट, तो डेल V में जो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जो वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि Q बराबर P डॉट डेल V प्लस डेल ई।
अब डेल वी तो क्या हो गया आपके पास, जो वॉल्यूम में चेंज है वो तो हो गया जीरो, तो डेल वी किसके बराबर हो गया, वो जीरो के बराबर हो गया। तो क्यू बराबर क्या, किसके बराबर हो गया, ये क्यू बराबर डेल ई हमारे पास आ जाएगा। अतः समायतनीय प्रक्रमों में तंत्र के द्वारा अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, कार्य एवं ऊष्मा किसी निकाय के द्वारा परिवेश से जब ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है, तो यदि यह ऊर्जा व्यवस्थित रूप में परिवर्तित हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, कार्य कहते हैं। और यदि यह अव्यवस्थित रूप में परिवर्तित होती है तो इसे ऊष्मा कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर दे दी है। अब बेटा क्या है, कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही निकाय की परिसीमा पर उत्पन्न होते हैं। कार्य और ऊष्मा कहाँ होते हैं, वो बाउंड्री पे। ठीक है बच्चों, किस पर संपन्न होते हैं बेटा, ये बाउंड्री पे। यानी कि ये आपका कोई निकाय है और ये आपके उसके आसपास की सराउंडिंग है ना। तो ये कहाँ संपन्न होगा, ये इस बाउंड्री पे, जो काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है, उस पर संपन्न होते हैं। दोनों से ही निकाय एवं परिवेश के साम्य में परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। कार्य एवं ऊष्मा दोनों की बीजीय राशियां होती हैं जिनके मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। जिनके मान क्या हो सकते हैं बेटा, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन फॉर हीट एंड वर्क। यानी कि जो इनके लिए, जो हीट के लिए एंड वर्क के लिए हम साइन किस तरह से डिफाइन करते हैं। यानी कि यदि हीट इवोल्व हो रही है, हीट यानी कि उत्सर्जित हो रही है, ठीक है बच्चों, हीट इवोल्व हो रही है, हीट उत्सर्जित हो रही है, तो वहाँ पर Q जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अगर वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम W यानी कि वर्क को लेंगे। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब वर्क जो है, कार्य जो है, जो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो W को हम पॉजिटिव लेंगे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हर न्यूमेरिकल करते वक्त ये काम आएगी। और जब W इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब जब सिस्टम पर हम काम करेंगे, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो W क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन हीट इज इवोल्व्ड देन Q इज पॉजिटिव, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड देन Q इज नेगेटिव, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन W इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन W इज नेगेटिव। इस तरीके से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। आज की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।